मेरा सुंदर सपना टूट गया। बचपन में मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। परियों की कहानियाँ हों या भूत-प्रेतों की, जादूगरों की या फिर जानवरों की। दादी उन्हें बड़े ही मोहक ढंग से सुनाती थी। उन दिनों घरों में टेलीविज़न तो होता नहीं था, अतः बच्चों के मनोरंजन का एक साधन किस्से कहानियाँ भी होता था। एक दिन अचानक मेरी कहानियों की पिटारी यानी मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने की आदत मुझे परेशान करने लगी। माँ को तो दिन भर कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और पिताजी के लिए दिन भर की व्यस्तता के बाद हर शाम एक नई कहानी याद कर या गढ़ कर मुझे सुनाना संभव नहीं था। लेकिन मैं हर शाम एक नई कहानी सुनने की जिद करती और जिद पूरी न होने पर खाना पीना तक छोड़ देती। पिताजी मेरी परेशानी समझ गए। एक दिन मुझे बच्चों की कहानियों की कुछ किताबें थमाते हुए बोले, कहानियों का इतना शौक है तो खुद पढ़ने की आदत डालो। पिताजी की सलाह मुझे भा गई और मैं किताबों में खो गई। शुरू में थोड़ा मुश्किल तो लगा, लेकिन धीरे-धीरे दिल की चाहत ने उसे आसान बना दिया। कुछ ही महीनों में मैंने पिताजी द्वारा लाई गई सभी किताबें पढ़ डाली। तब कहानियों की किताबें पढ़ना मेरा शौक बन गया। मैं अक्सर नई किताबों की फरमाइश करती और पिताजी लाकर देते, लेकिन जल्दी ही उन्हें मेरा ये शौक महंगा लगने लगा। तब होता यह कि मैं जब-जब नई किताब की फरमाइश करती, मुझे स्कूल की पढ़ाई के लिए डाँट पड़ जाती। जब कभी मैं ज़्यादा ज़िद करती, तो पिताजी मेरे पाठ्यक्रम की कोई न कोई पुस्तक उठाकर मेरा इम्तिहान लेने लगते। बच्चों की नाजायज़ लगने वाली माँग को दबाने का बड़ों के पास शायद यही एक रास्ता होता है। जल्दी ही पिताजी जान गए कि मेरा पढ़ने का शौक सिर्फ कहानियों की किताबों तक ही सीमित नहीं, पाठ्यक्रम की किताबें भी उसमें शामिल हैं। अतः मेरे शौक को देखते हुए उन्होंने घर के पास ही नई खुली पब्लिक लाइब्रेरी का मुझे सदस्य बनवा दिया। लाइब्रेरी का कार्ड हाथ में आते ही मुझे लगा जैसे कारून का खजाना मेरे हाथ लग गया। जब चाहो जैसी चाहो किताब मिल सकती थी। साल भर में ही मैंने बच्चों के विभाग में जमा लगभग सभी लोक कथाओं की किताबें पढ़ डाली। सभी कहानियां लगभग मिलती-जुलती सी थी। उसमें नयापन ना होने के कारण मन उनसे ऊबने लगा। न जाने कब किस बेचैनी ने मेरे हाथ में कलम थमा दी। मैंने एक छोटी सी कहानी लिख डाली जो शायद तब तक की पढ़ी लोक कथाओं से ही प्रेरित थी। लेकिन अपना ही लिखा मन को न भाया और मैंने वह कागज फाड़ डाले। तब एक दिन दिल की बेचैनी ने पिताजी से प्रश्न किया, कोई इतना अच्छा कैसे लिख लेता है? सबको लिखना कौन सिखाता है? पिताजी की साहित्य में अच्छी पकड़ है। उन्होंने बहुत ही प्यार से महर्षि वाल्मीकि का किस्सा सुनाते हुए समझाया कि लिखने की प्रेरणा कोई एक घटना, कोई एक क्षण कब दे जाता है, स्वयं को भी पता नहीं लगता। उन दिनों मैं जब भी अकेली होती, अपने आप से बातें करती, अपने भीतर प्रेरणा को खोजने की कोशिश करती रहती। जब अपने भीतर कुछ ना खोज पाई तो मैंने उस एक घटना की तलाश शुरू कर दी जो मुझे लेखिका बना सके। मेरे बाल मन पर वाल्मीकि के जीवन की घटना हावी थी। अतः आस पड़ोस में जिस भी बच्चे को गुलेल लेकर चिड़िया कबूतर मारते देखती, मैं भी उसके साथ हो जाती। सोचती थी कभी मैं भी घायल पक्षियों को तड़पता हुआ देखूंगी और वाल्मीकि की भांति महान ग्रंथ रच डालूंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। वह अवश्य ही कोई अच्छा शिकारी रहा होगा जिसका बाण निशाने पर लगा और क्रौंच पक्षी फड़फड़ाता हुआ पेड़ से नीचे आ गिरा था। यहाँ तो एक भी पत्थर सही निशाने पर ना लगा। यह तो सोचा ही नहीं था कि महान रचनाकार बनने से पहले, पक्षी को मरते हुए देखने से पहले एक अच्छे निशानेबाज का साथ होना भी जरूरी है। माँ पर जब मेरी इस नासमझी का भेद खुला तो खूब हंसी। माँ का कहना भी ठीक था कि अगर ऐसे रचनाकार बनना संभव होता तो सारे चिड़ीमार साहित्यिक पुरस्कारों से विभूषित ना होते। मेरी दिनों दिन बढ़ती बेचैनी और छटपटाहट को देखते हुए माँ ने समझाया कि कलम उठाने से पहले जरूरी है गहन अध्ययन, तभी मेरे भीतर की अकुलाहट को शब्द मिल पाएंगे। तब कोई और रास्ता ना पाकर मैं दिन रात अध्ययन में डूब गई। एक अध्ययन के दौरान मैंने जाना कि डॉक्टर जॉनसन लिखते समय अपनी पालतू बिल्ली को मेज पर बिठा लिया करते थे। बिल्ली उनकी प्रेरणा थी। मैं तो प्रेरणा की तलाश में थी ही। पता लगा घर के पिछवाड़े पड़े कबाड़ में मोहल्ले के दूध दही पर मुंह मारने वाली बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा अब मुझे लेखिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं बिल्ली मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैं बिल्ली का एक बच्चा उठाकर घर ले आई। मेरी आंखों में भले ही सतरंगी सपने झिलमिलाने लगे, लेकिन अंधविश्वासों में जकड़ी अत्यंत धार्मिक मेरी माँ, जो बिना स्नान और पूजा पाठ के अपना दिन शुरू नहीं करती, भला बिल्ली के बच्चे को घर में यहाँ वहाँ घूमते कैसे सहन करती।
और वह भी बिल्ली जिसका रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। मैंने भी माँ पिताजी के विरोध के आगे घुटने नहीं टेके और बिल्ली के बच्चे को छिप छिप कर पालने लगी। अपने हिस्से की रोटी ही नहीं, दूध, मलाई, बिस्किट भी उसे खिलाती रही। बिल्ली का बच्चा तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, परंतु अपनी रचनात्मकता तो जहाँ की तहाँ खड़ी थी। अनगिनत बार उसे अपनी स्टडी टेबल पर बिठाकर लिखने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी। अगर बिल्ली पालने से कोई लेखक बन सकता होता तो भारत भर में हर व्यक्ति लेखक होता। यहाँ भला बिल्लियों की क्या कमी है? मैंने निराश होकर अपनी असफलता की कहानी अपनी सखी सरिता को सुनाई। उसने करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान का मंत्र देते हुए एक अद्भुत जानकारी दी। उसने बताया कि अलेक्जेंडर ड्यूमा का मानना था कि उपन्यास आसमानी रंग के कागज पर, कविताएं पीले रंग के कागज पर और अन्य रचनाएं गुलाबी रंग के कागज पर लिखनी चाहिए। सरिता की बात सुनते ही मेरे मन में आशा की नई किरण फूटी। मैं लेखन कार्य के लिए बाजार से ढेर सारे खुशबूदार गुलाबी कागज ले आई। एक सुबह घर में एकांत पाकर जब उन पर लिखना शुरू किया तो बात कुछ बनती नजर नहीं आई। शाम तक कमरे में फटे मुड़े गेंद बने गुलाबी कागजों का ढेर लग गया। माँ ने जैसे ही मेरे कमरे में प्रवेश किया तो उस भीनी भीनी खुशबू कागजों के ढेर तरह मेरे परेशान चेहरे को देखकर शंकित हो उठी। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में माँ की आवाज पड़ी जो पिताजी पर बिगड़ रही थी। जब देखो तब अखबार में सिर दिए बैठे रहते हो। घर में जवान लड़की बैठी है, उसके हाथ पीले करने की फिक्र करो। ना मालूम सुबह से किसे क्या लिखने की कोशिश कर रही है। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। वर्षों से वह एक ही कोशिश में लगी है। देखना एक दिन उसकी कलम का जादू सिर चढ़कर बोलेगा। पिताजी ने माँ की बात हंसी में टालते हुए कहा था। कैसे बाप हो जी? गुलाबी खुशबूदार कागजों पर सुबह से कमरा बंद करके लिखना मैं क्या समझती नहीं? अब वह बच्ची नहीं रही। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे मत कहना। माँ झल्ला रही थी। जो बात स्वीट 16 की होकर भी मेरे दिमाग में नहीं आई, माँ के दिमाग में आ गई थी। पता नहीं यह माँ का अनुभव बोल रहा था या जमाने का डर। लेकिन मैंने अपनी सहेली सरिता की दी रंगीन कागजों पर लिखकर लेखिका बनने की सलाह से तौबा कर ली। मेरा शौक अब मेरा जुनून बन गया था और मेरे इस जुनून ने मुझसे क्या कुछ नहीं करवाया। मैंने टॉल्स्टॉय की भांति सुबह सवेरे भी लिखा, तो मार्क ट्वेन की भांति औंधे मुंह लेटकर भी लिखने की कोशिश की। विक्टर ह्यूगो की भांति खड़े होकर भी लिखा, तो रूसी कवि पुष्किन की भांति शरद ऋतु को भी अपनी प्रेरणा बनाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। दिल की बेचैनी ने मुझे फिर अध्ययन के समुद्र में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया। अध्ययन के आधार पर एक अद्भुत तथ्य मेरे सामने आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, लोकमान्य तिलक ने अपना अमर ग्रंथ गीता रहस्यम तथा ओ हेनरी ने अपनी साहित्य साधना जेल में रहकर की थी। ओह, कितने बड़े रहस्य से मैं अनभिज्ञ थी। मैं नादान इतना भी नहीं जानती कि अमर रचनाकार बनने के लिए जेल जाना जरूरी है। वैसे भी आज तक के अपने अध्ययन को बिलोकर मक्खन निकालने के लिए जेल की एकाकी चारदीवारी और वहां का एकांत सहायक सिद्ध हो सकता है। जेल, लेकिन जाया कैसे जाए? सन 1947 से पहले के दिन होते तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर इज्जत से जेल चली जाती, लेकिन आजकल जेल जाने के लिए अपराध करना भी तो जरूरी है। मैं अभी अपराध साहित्य पढ़ने की सोच ही रही थी कि ख्याल आया कि अपराध करने और जेल जाने के बीच में पुलिस का भी तो रोल होता है। पुलिस पुलिस का ख्याल आते ही रचनाकार बनने का यह माध्यम भी मेरे हाथों से जाता रहा। वास्तव में प्रेरणा की खोज में लगा मेरा नादान दिल यह मानना ही नहीं चाहता कि कलम उठाने से पहले दिल की गहराइयों में दर्द का ज्वालामुखी भी छिपा होना चाहिए, जो दिल को लगी एक ठेस से फूट पड़ता है। वह तो महर्षि वाल्मीकि का ही दिल था, जो मरते हुए क्रौंच पक्षी को देखकर कवि हो गया। एक मेरा दिल है, जो उड़ीसा में आए प्रलयंकारी तूफान को देखकर, भोपाल गैस कांड और डबवाली के भीषण अग्निकांड के शिकार लोगों से मिलकर, भुज और अंजर के दिल दहला देने वाले दृश्य देखकर तथा आए दिन होने वाली भीषण सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के हृदय विदारक क्रंदन को सुनकर भी मौन है। काश मेरी आंखों से टपकी कोई बूंद मेरी कलम की स्याही बन सकती।